जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग सी पैक पढ़ रहे थे। आज हम सी पैक का जो आखिरी हिस्सा रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। सी पैक का जो तीसरा पार्ट था, क्योंकि दो हिस्से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उन दो हिस्सों में क्या पढ़ा मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोगों ने सी पैक के पहले हिस्से में। लेकिन ये ओवरव्यू देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस कोशिश को पसंद करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके कमेंट करें, शेयर करें, ताकि इसकी रीच बढ़े, ज्यादा लोगों को फायदा हो। इसके ऊपर मेहनत ज्यादा होती है और लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा। तो आप जो है वो सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें इस चीज का, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ। ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसकी बैकग्राउंड देखा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। 6 रूट्स हैं, उसमें से एक रूट सी पैक है और ये सी पैक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का डेफिनेशन। फिर इसका बैकग्राउंड भी वही। ठीक है जी। सिल्क रूट एक ऑलरेडी कदीमी रास्ता है जिसको इस्तेमाल करते हुए जिसके कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए सी पैक बनाया गया। ठीक है। फिर फेजेस मैंने आपको बताए थे, एक फेज 1 था, फिर एक फेज 2 था, फिर एक फेज 3 था। फेज 1 तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जो कि 2019 में कंप्लीट होना था, अब आगे कंप्लीट हुआ तकरीबन। और फेज 2 2019 में शुरू होना था और अब तक भी तकरीबन शुरू नहीं हो चुका। कुछ उसकी चीजें शुरू हैं, कुछ उसकी चीजें अभी तक शुरू नहीं हो चुकी, जो कि 2024-25 तक कंप्लीट होना चाहिए था। उसके बाद 25 में फेज 3 शुरू होना था, तो क्योंकि अभी फेज 2 शुरू नहीं हुआ, सही तरह से मुकम्मल नहीं हो सका, तो फिर फेज 3 तो अभी फिर आगे। फेज 3 के अंदर प्रोजेक्ट कौन से थे, फेज 2 में प्रोजेक्ट कौन से थे, फेज 1 में मैंने आप लोगों को डिटेल में आप लोगों ने देखे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि तीसरा कि असल वजह क्या थी सी पैक को बनाने की। पाकिस्तान को सी पैक के बनाने के क्या फायदे थे, या चीन को सी पैक के बनाने के क्या फायदे थे, मोटिव्स जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए पिछले हिस्से के अंदर। फिर हम लोगों ने कहा इश्यूज या चैलेंजेस क्या पेश आ रहे हैं, पाकिस्तान की साइड से क्या चैलेंजेस हैं, फिर चाइनीज है वो उस साइड से क्या चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको भी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है। क्योंकि ये सारे एक अलग-अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। इश्यूज को मोल्ड करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मोटिव को मोल्ड करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है आगे। फिर अब आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो क्रिटिसिज्म है, या जिसको हम लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा बेहतर हेडिंग में क्रिटिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं, मतलब तनकीदी जाविया, कि आप बताएंगे कि क्या इसका असल में फायदा हुआ, नुकसानात क्या है, जो चीज हमने सोची थी क्या वैसी हुई, क्या मसाइल है इसके साथ, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिर इसका कंपैरिजन करेंगे इसी की तरह के और जो दुनिया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है उसके साथ, और फाइनली आपको बताएंगे कि क्या ये गेम चेंजर है भी या नहीं। ठीक है। क्योंकि ये भी अलग-अलग अपने आप में क्वेश्चंस हैं। अब आजकल जो डोमेन्स ऑफ क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज के अंदर शिफ्ट हुई है वो इनकी तरफ ज्यादा है। ठीक है। वो इनकी तरफ फेजेस और उसका इंट्रोडक्शन और वो है क्या, वो तो जाहिर है आप सब लोगों को पता चल गया है। अब इन चीजों की तरफ जो है वो डोमेन्स ज्यादा शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। प्रॉब्लम्स क्या है, क्या इशू, क्रिटिसिज्म जो इसके ऊपर हो रहा है सी पैक के ऊपर, हमारे कुछ लोग कर रहे हैं, या इंटरनेशनली जो है कुछ जो रिसर्चर्स हैं सी पैक के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो किस चीज की तनकीद है, वो क्या तनकीद है। सबसे पहली तनकीद जो है इसके ऊपर हो रही है, वो लोग कहते हैं कि ये एक डेप्थ ट्रैप है। दिस इज अ डेप्थ ट्रैप। पहला जो इसके ऊपर तनकीद है वो है डेप्थ ट्रैप, कि ये चाइनीज जो है वो कर्जा जो दे रहे हैं वो बाद में अपने इस कर्जे को या इस बजट को, इस इकोनॉमिक सपोर्ट को वो यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बाद में अपने मकासद हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, सियासी मकासद हासिल करने के लिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, जैसे बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो खुद को चाइनीज डेप्थ ट्रैप के अंदर महसूस कर रहे हैं कि जी चाइना ने हमें हर तरफ से जकड़ लिया है। श्रीलंका की एग्जांपल हमारे सामने है। श्रीलंका की पूरी पोर्ट के ऊपर अब चाइनीज कब्जा है, या चीन उसको जो है वो होल्ड कर रहा है। किस वजह से कि श्रीलंका का जो चाइनीज जो डेप्थ है श्रीलंका उसको पे नहीं कर पा रहा। तो पहला जो तनकीद है इसके ऊपर वो ये है कि चाइना जो है इकोनॉमी पैसा दे के लोगों को अपने हक में कर रहा है, फिर उनको मजबूर कर रहा है वो उनके खिलाफ भी ना जाए। ठीक है। मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट को इस्तेमाल करके वो पॉलिटिकल मोटिव्स हासिल करना चाह रहा है चाइना। ठीक है। दूसरी तनकीद हमारे मुल्क में क्या हो रही है इसके ऊपर, जो सी पैक के ऊपर, वो ये कि अगर हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स जिसको आप लोग कहते हैं, बिजली बनाने वाले जो प्रोजेक्ट्स थे, पावर प्रोजेक्ट्स,
अगर हम पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमारे यहाँ $38 बिलियन के पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाने थे, जिससे 18,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होनी थी। अब उस 38 बिलियन में से $21 बिलियन खर्च हो चुके हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूं मैं आपको सीपैक की वेबसाइट के मुताबिक। $21 बिलियन लग चुके हैं और सिर्फ 8,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, पावर प्रोजेक्ट्स जो बनाए गए हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, वो कोल बेस्ड हैं। ठीक है, एक तो वो कोल बेस्ड है। दूसरा इशू ये है कि उसमें जो इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल हो रहा है, लोकल कोल इस्तेमाल नहीं हुआ, इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल होता है। तीसरा ये है कि उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। और चौथा कि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो है ये लोन बेस्ड है, ये काफी महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो पावर से रेलिवेंट ये इश्यूज हैं, ये मसाइल हैं जो हमें सीपैक के अंदर सामना करने पड़ रहे हैं कि पावर ये जो प्रोड्यूस की जानी थी 18,000 मेगावाट बिजली, जिसमें से 8,000 प्रोड्यूस की गई है, तो उसमें इश्यूज क्या है कि एक तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये कोल बेस्ड है, फिर इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल हो रहा है, फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, फिर इनकी कॉस्ट हाई है, फिर ये रेंटल प्रोजेक्ट्स है, मतलब सरकार के नहीं है, ये रेंटल प्रोजेक्ट्स है, सरकार इनसे बिजली खरीद रही है। ठीक है, तो ये पावर प्रोजेक्ट से रेलिवेंट इशू हो गया। दूसरा इशू हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने कॉरिडोर से रेलिवेंट, कॉरिडोर प्रोजेक्ट से ना, अब जिन्होंने वो पिछले इससे लिए हैं, लेक्चर लिए प्रॉपर से, उनको तो समझ होगी कि कॉरिडोर किन की बात कर रहा हूं, मतलब मोटरवेज और फिर ML1। तो देखिए मोटरवेज में जो हमारा वेस्टर्न रूट है ना, जो मैंने उस तरह बताया था, जो बलूचिस्तान से गुजर रहा है, वो तकरीबन कंप्लीटली इग्नोर्ड है। पहला इशू, पहली तनकीद जो आप लिखेंगे यहां पर कि वेस्टर्न रूट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड, वेस्टर्न रूट इज इग्नोर्ड। ठीक है जी, इग्नोर्ड, सॉरी। उसके बाद ये कॉरिडोर के अंदर इशू आ गया कि आपने सिर्फ ईस्टर्न रूट के ऊपर फोकस किया, थोड़ा बहुत सेंट्रल रूट के ऊपर काम हुआ, बाकी वेस्टर्न रूट जो है वो क्या हो गया, वो इग्नोर हो गया। दूसरा, मैंने आपको जब सीपैक पढ़ा रहा था, फेजेस पढ़ा रहा था, तब मैंने एक फेज 2 के अंदर आपको कॉरिडोर प्रोजेक्ट बताया था, ML1, मेन लाइन 1, जो मैंने कहा था कि कराची से लेकर पेशावर फिर तोरखम तक आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन होनी थी। अब उस ML1 के ऊपर कोई खातिर खा डिस्कशन नहीं हो रही है, उसको एक्चुअलाइज नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर बहस नहीं हो रही, क्योंकि इसमें ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होने वाला था, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए था, हो जाना था इससे, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन या इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं हो रही, क्योंकि ये फेज 2 का हिस्सा है, फेज 2 में इसको शुरू नहीं किया जा रहा। ये दूसरी, ये कॉरिडोर से रेलिवेंट क्या हो गया, क्रिटिसिज्म। अब ट्रांसपोर्ट मटेरियल से या ट्रांसपोर्ट से रेलिवेंट क्रिटिसिज्म हो गया। अब तीसरा जो क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, वो हम लोग करते हैं इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, जो हम लोगों ने कहे थे, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के हवाले से इसके ऊपर कुछ तनकीद हो रही है। मतलब इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कैसे, जैसे हमने कहा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZs, इस हवाले से इसके ऊपर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर कुछ तनकीद हो रही है। तो क्या तनकीद हो रही है इस हवाले से, SEZs के हवाले से? देखिए कितने SEZs बनने थे, 9 SEZs बनने थे ना फेज 2 के अंदर, लेकिन बने सिर्फ कितने, 2 SEZs, 2 या 3, तीसरे के ऊपर काम शुरू हुआ है, 2 या 3 SEZs कंप्लीट हुए हैं। उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के तहत 2400 फैक्ट्री लगनी थी, 2400 फैक्ट्री 9 SEZs के अंदर लगनी थी, लेकिन सिर्फ लगी कितनी है, 17 से 18। वो लिख देता हूं मैं, जो आप तनकीदी पॉइंट लिखेंगे ना, देखिए मेरी बात याद रखें, जब भी आपने क्रिटिसिज्म करना है ना, तो जाती क्रिटिसिज्म नहीं करना है, आपने आर्ग्यूमेंट्स भी साथ जो है वो भी फिलाने फिलोसोफर के मुताबिक या फिलाने रिसर्चर के मुताबिक, जब आपने कोई तारीफ किसी की कर रहे हैं या सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो फिर आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जब आपने काउंटर करना है किसी को या नेगेटिव आर्ग्यूमेंट पेश करना है तो फिर आपने अपनी राय नहीं, अपनी राय के साथ किसी ऑथेंटिक राइटर की या रिसर्चर की या किसी मतलब किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात को जोड़ना है। ठीक है,
ताकि उसको लगे कि जो आप तनकीद कर रहे हैं वो वैलिड है। तो SEZs जो है इसके ऊपर क्या हुआ, मैंने कहा 2400 फैक्ट्री बननी थी, लेकिन सिर्फ बनी कितनी, 17 से 18 फैक्ट्री अब तक बनी है, यानी कि ये भी क्या हो गया, तकरीबन इग्नोर्ड ही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी तकरीबन क्या है जी, इग्नोर्ड हैं। और उसके बाद जरा देखिए सिर्फ कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम हुआ है, 2 से 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर जो है वो SEZs अभी तक बन पाए हैं। ठीक है जी, ये 2 से 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने ढूंढना है। ठीक है, सारी चीजें अगर आपको बता देंगे तो फिर आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे ना, अगर नहीं तो मैं इसको बाद में आपको बता दूंगा अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आप लोग देखिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रेलिवेंट आपका क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद क्रिटिसिज्म एक और पॉइंट से रेलिवेंट हम लोग करते हैं, या जो हो रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअली में हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर, वो क्या है, वो इसकी सर वो हो रहा है किसके ऊपर, वो हो रहा है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर, ज़राई रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। आपने एग्रीकल्चर को उठाकर फेज 2 के अंदर शामिल किया था, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं चल रही है। हमारे यहाँ सीड कॉर्पोरेशन नहीं हो रही, सीड क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही, चाइनीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रहा। मतलब जो जो चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होंगे फेज 2 के अंदर, उसके ऊपर भी कोई खातर खा जो बहस जो है वो नहीं चल रही है। तो एक इसके ऊपर भी क्या हो गया, फिर हमारे पास एक तनकीद होगी। तीसरी एक और तनकीद जो आप लोगों ने करनी है या जो की जा रही है, वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट्स, मतलब कि जो प्रोजेक्ट्स की रफ्तार है वो क्वाइट स्लो डाउन हो गया है। CPEC क्या हो गया जी, स्लो डाउन। मतलब जो स्पीड, जिन प्रोजेक्ट्स को जो है जिस स्पीड से बढ़ाया जाना चाहिए था, उस स्पीड से CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं चल रहे हैं, उस रफ्तार से CPEC के प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं। तो ये कुछ तनकीद है जो आप लोगों ने, अब आप देखिए आपने तनकीद कर दी है, लेकिन आप लोगों ने अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी पेश करना है। ठीक है, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी जब तक आप पेश नहीं करेंगे, देखिए असल में क्या होता है कि CPEC पाकिस्तानी फायदे में है ना। ठीक है, अब क्रिटिकल एनालिसिस में आप फायदे भी बताते हैं और नुकसान भी बताते हैं। अब हमने पहले नुकसान बता दिए, तनकीद बता दी, अब इस तनकीद कहां तक जायज है कहां तक नाजायज है, फिर जब आप दूसरी साइड बताएंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि जो जायज तनकीद है वो ठीक है, जो नाजायज चीजें हैं उनको इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे सबसे पहले CPEC जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो डाउन, ये बात बिल्कुल ठीक है, CPEC प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो चुके हैं। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे एक तो हमारे यहाँ इश्यूज जो हमने यहाँ डिस्कस कर दिए, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, पॉलिसी इश्यूज हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। दूसरा, चाइनीज इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, चाइना की इकोनॉमी भी क्या हो गई है, थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, जिसकी वजह से CPEC प्रोजेक्ट्स जो है वो स्लो डाउन, ये बात ठीक है। दूसरा, डेब्ट ट्रैप। अच्छा, यहां पर जो है ना आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश करना है, यहां पर इस आर्ग्यूमेंट को आपने सपोर्ट नहीं करना। आपने कहना है कि ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि इट्स अ डेब्ट ट्रैप, इट्स नॉट अ डेब्ट ट्रैप। ये चाइना का जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, ये डेब्ट ट्रैप नहीं है। इसमें से जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अभी इसको इस मार्कर से इसके सामने लिखता जा रहा हूं, आप लोगों ने क्या आर्गुमेंट्स पेश करने हैं कि यहां पर जो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, FDI है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फिर ये जो है, ये जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट बेस्ड हैं। तो ये नहीं है कि आप लोग कहें कि ये लोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादातर क्या है आपके पास, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है, PPI, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की शक्ल के अंदर है। तो कुछ लोन तो जरूर है, लेकिन जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शक्ल में है। और दूसरा, जो आपके मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस बेस्ड मॉडल के ऊपर है। किस मॉडल के ऊपर है, सेल्फ फाइनेंस, मतलब लोगों ने पैसे लगाए हैं, अब वही प्रोजेक्ट्स जैसे IPPs है, उन्होंने प्राइवेट लोगों के पैसे लगे हुए हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं। तो सेल्फ फाइनेंस मॉडल के ऊपर है। तो उसके बाद सर आप लोगों ने जो बताना है कि आपने कहा कि ये डेब्ट ट्रैप है, तो ये डेब्ट ट्रैप बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो रिटर्न स्पेस है वो आम लोन से, CPEC के जो लोन्स हैं उनके जो हमारे पास रिटर्न स्पेस है वो 2 to 5% मोर रिटर्न स्पेस है। 2 to 5% क्या है, ज्यादा है, 2 to 5% मोर रिटर्न स्पेस, मतलब हमें ज्यादा टाइम इतना मिल गया है कर्जों को वापस करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज नॉट द डेब्ट ट्रैप। ठीक है, ये बिल्कुल भी जो है चीन का ये डेब्ट ट्रैप बिल्कुल भी
नहीं है हमारे लिए। और फिर चीन की हमारे साथ बड़ी पुरानी पार्टनरशिप है, ठीक है। चीन ने हमें मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट किया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। हमने भी बड़ी जगहों पे चीन को सपोर्ट किया है, तो हमारे लिए टैप ट्रैप नहीं है, किसी और मुल्क के लिए हो, वो उनका अपनी एक निगोशिएशन है या उनका अपना एक तरीकाकार है। हमारे पाकिस्तान के लिए जो सी पैक, इट्स नॉट अ टैप ट्रैप, राइट, फाइन, याद रखिएगा। उसके बाद अगला आपने कहा पावर प्रोजेक्ट्स। पावर प्रोजेक्ट्स में आपने तनकीद की कि कोल बेस्ड है, इंपोर्टेड कोल, ये बिल्कुल ठीक है जी, कोल बेस्ड है, इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, बिल्कुल ठीक है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में एक मिसाल मैं आपको बताता हूं, क्या है वो ये कि आपका जो कायदे आजम सोलर पावर प्लांट है, कायदे आजम सोलर पावर प्लांट कहां लगाया, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ, पहले हिस्से के अंदर, ये आपने बहावलपुर के अंदर सोलर पावर प्लांट लगाया है ना। इसकी सिर्फ एफिशिएंसी कितनी रह गई है, 17%। मतलब अगर वो 100% बिजली प्रोड्यूस कर सकता था तो उसमें से सिर्फ कितने फीसद बिजली प्रोड्यूस हो रही है, 17%। क्यों? क्योंकि वो कायदे आजम सोलर पावर प्लांट जो इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, वो कहां पे लगाया हुआ है, वो रेत के अंदर, चुलिस्तान के एरिया के अंदर। अब रेत के अंदर मट्टी उड़ती है, तो वो मट्टी जो है वो सोलर प्लेट्स को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो सिर्फ उसकी एफिशिएंसी उस मट्टी की वजह से कितनी रह गई है, 17%। अब इतनी ज्यादा प्लेट्स हैं, इतना पानी आप उस खुश्क इलाके के अंदर लेके जाएंगे, फिर उसको साफ करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहेगा। इसलिए ये मसला है, वाकई में कोल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और हम लोग वैसे ही क्लाइमेट वल्नरेबल है। 5th लार्जेस्ट फैक्ट्री है पाकिस्तान, ठीक है। हम सबसे कम कंज्यूम करते हैं, सॉरी कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन एमिशन में, लेकिन सबसे ज्यादा हम मुतासर हैं अपनी लोकेलिटी की वजह से। तो फिर ऊपर से प्रोजेक्ट भी हमने सारे कौन से लगाए हैं, चीन ने हमारे साथ कोल बेस्ड, और कोल भी हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा, इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, फिर उनकी कॉस्ट जो है वो काफी हाई है। और दूसरा ये जो आईपीपीस का प्रोजेक्ट का इशू रहा, ये भी इसी कॉस्ट से रेलिवेंट आप लोग यहाँ पे तनकीद के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तनकीद जायज है, यहाँ पर इशू ठीक है, इसके ऊपर इंप्रूवमेंट हो सकती थी, बेहतर नेगोशिएशन हो सकती थी, लेकिन नेगोशिएशन इनकैपेबिलिटी की वजह से यहाँ पर हमें नुकसान हुआ। उसके बाद कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर भी तनकीद जो है वो जायज है कि वेस्टर्न रूट जो है उसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, और खास तौर पर ML1 को एक्चुअलाइज होना चाहिए। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट, ये अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस ML1 प्रोजेक्ट को जो है एक्चुअलाइज किया जाए, प्रैक्टिकलाइज किया जाए, उनसे डिस्कशन कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है, लेकिन खैर अभी कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो यहाँ पर भी जो आपकी तनकीद है, आप लोग कह रहे हैं कि जी 17 से 18 सिर्फ फैक्ट्री लगी है, 24 से लगनी थी, तो यहाँ भी जो है वो बात ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक बात याद रखें, कुछ एक तनकीद ये भी की जाती है कि चाइनीज जो है वो लेबर इस्तेमाल हो रही है, चाइनीज मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इतनी बेरोजगारी है, पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो ये चीज, ये मतलब ये भी पॉइंट अगर आप बताएंगे तो इसको आपने निगेट करना है, क्योंकि ये तनकीद जायज नहीं है। जो जायज है, जो ठीक है, वो आप लोग बताएंगे कि इसके ऊपर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और ये जो लेबर वाला इशू है ना, देखिए जो अनस्किल्ड लेबर है उसमें क्या एग्रीमेंट हमारा, 50% जो है वो हमारी जो अनस्किल्ड लेबर है, जिस मतलब के जैसे मजदूर तबका जैसे हो जाता है, तो अनस्किल्ड लेबर में 50% लेबर जो है वो किसकी होगी, 85% लेबर किसकी होगी, पाकिस्तान की, और 15% लेबर किसकी होगी, वो चीन से आएगी, जो अनस्किल्ड लेबर है। और जो स्किल्ड लेबर है, जैसे इंजीनियर्स हैं या दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो स्किल्ड हैं, वो स्किल्ड लेबर जो है वो उसकी रेशो थी 50-50%। जो स्किल्ड लेबर है वो 50% पाकिस्तान की है, और 50% किसकी काम कर रही है, वो चाइना की काम कर रही है। तो ये तनकीद क्या होगी यहाँ पर, जो चाइनीज को ये सारे प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, तो ये तनकीद गलत होगी। और दूसरा जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, चीन जो है वो सिर्फ वो मशीनरी यहाँ पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहा है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, अदरवाइज जो पाकिस्तान की मशीनरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो वो वाली तनकीद खत्म। ये कॉरिडोर वाली तनकीद ये ठीक है, इसके ऊपर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आप लिखेंगे क्या कि इट शुड बी इंप्रूव, ठीक है, इट शुड बी निगोशिएटेड अगेन, अगर तो निगोशिएशन की जा सकती है तो। एसईसीज इंप्रूव, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ये भी बात सही है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड करेंगे, पहले क्रिटिसिज्म करेंगे, फिर जो पॉइंट्स गलत हैं उनको आप निगेट करेंगे, फिर जो सही है उनमें आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, इसके ऊपर बेहतरी आनी चाहिए, बेहतर नेगोशिएशन करनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू कॉल क्रिटिकल एनालिसिस, राइट? इज इट क्लियर? आप भी इसमें से अपने, आपके जहन के अंदर भी जाहिर है बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे, नुक्ते होंगे, आप भी उसको लिख सकते हैं अपने अपने पॉइंट्स को। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिया, एक रास्ता बना दिया, आप लोग इस तरह से उनको लिख सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
जो दुनिया भर के अंदर शुरू हुआ प्रोजेक्ट, उसके मुकाबले में भी दुनिया ने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। जैसे अभी रिसेंट एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये BRI के मुकाबले के अंदर G20 कंट्रीज ने शुरू किया। अब इसका और इसका कंपैरिजन क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, अब हम जरा इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट बना लें या इसकी फोटो बना लें, ताकि मैं इसको मिटाऊं और फिर इसका कंपैरिजन हम यहां पर डिस्कस करते हैं। जी जी, तो इसको मिटाने लगे हैं। यहां पर हम लोग कंपैरिजन देखते हैं किसका, ये ना मिटा दें इस तरफ से थोड़ा सा जी। देखिए जी, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन, इस तरफ हम लोग ले लेते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओबोर जिसको कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इसी को कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी को कहते हैं। इसका एक हिस्सा है सीपैक, ठीक है। और वर्सेस कंपैरिजन में हम लोग ले लेते हैं किसको, इंडिया मिडल ईस्ट, इसका नाम पूरा क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, ये एक हमारा अलहदा टॉपिक भी है, ठीक है, BRI से अलहदा टॉपिक है हमारा क्या, IMEC, इसको भी हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो इनको हम लोग जो है वो कंपेयर कर लेते हैं कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन BRI एंड IMEC। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस कि जो BRI है वो एक्चुअलाइज्ड है, ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, एक्चुअलाइज्ड है, जबकि IMEC जो है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर जो है, ये अभी प्रपोज्ड है, ये भी सोचा गया है कि ऐसा होगा, इंडिया को पहले मिडल ईस्ट से जोड़ा जाएगा, फिर मिडल ईस्ट से यूरोप से जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी रूट बन जाएगा, तो इट इज प्रपोज्ड। दूसरा इसका हम लोग देखते हैं बजट, बजट के ऊपर देखिए जरा। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3.2 से 6 बिलियन डॉलर तक का प्रोजेक्ट है, मोर देन 3 ट्रिलियन, 3.2 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, ट्रिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और दूसरा, ये कितने बिलियन डॉलर का भी सोचा गया है, ये अभी 600 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, 600 बिलियन डॉलर का। देखें, एक तो दोनों की कॉस्ट में काफी डिफरेंस है, ठीक है, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और भी। फिर दूसरा ये कि इसमें 3.2 बिलियन डॉलर में से जो मोर देन 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च हो चुका है, 1.3 नियर अप्रोक्सीमेट 1.3 ट्रिलियन डॉलर इज बीइंग स्पेंट, वो जो है वो कंज्यूम हो चुका है। ये इतने अमाउंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दुनिया के अंदर लग चुके हैं, ठीक है। और यहां भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अभी प्रपोज्ड है ना, ठीक है, और यहां भी बड़े मसले इश्यूज हैं, अभी तक ये शुरू नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहां कितने ममालिक कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था चीन को जोड़ा गया, एशिया, चीन तो एशिया के अंदर ही मौजूद है, एशियाई कंट्रीज से, फिर मिडल ईस्ट से, फिर अफ्रीका से, फिर मिडल ईस्ट से आगे यूरोप, मतलब टोटल कितनी कंट्रीज सीपैक और BRI के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे, 140 कंट्रीज, मोर देन 140 कंट्रीज जो हैं, ममालिक जो हैं, वो इस प्रोजेक्ट के तहत जुड़ रहे थे, ठीक है। जबकि यहां जुड़ रहा है इंडिया, इंडिया को जोड़ा जा रहा है किसके साथ, मिडल ईस्ट के साथ। मिडल ईस्ट कहते हैं ये जो अरब ममालिक के कंट्रीज हैं ये सारे, ठीक है। ईस्ट का, सॉरी, हमारा जो एशिया का मिडल ईस्टर्न साइड, ये भी समझाऊंगा जब आगे जाके हम लोग इसको पढ़ेंगे, और उसको फिर जोड़ा जाएगा यूरोप के साथ, ठीक है। मतलब यहां इतने ज्यादा ममालिक नहीं आ रहे हैं, यहां जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो ज्यादा है, जबकि वहां पर नंबर ऑफ कंट्रीज क्या है, कम है। उसके बाद जरा देखिए, BRI के खिलाफ ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो उतारा गया है, ठीक है। इस IMEC से पहले बनाया गया था B3W, शायद आपको याद हो, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है ना। अभी उसी को फॉर्म को चेंज करके IMEC रखा गया इसका दोबारा नाम। लेकिन यह है कि इसी तरह यूरोप ने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ग्लोबल गेटवे के नाम से, तो वो मतलब BRI जो है वो असल में एग्जिस्ट कर रहा है, हो रहा है, दुनिया के अंदर चल रहा है, जबकि ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स जो दुनिया बना रही है BRI के मुकाबले में, ये अभी सिर्फ प्रपोज्ड हैं, इनमें से किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी कोई काम शुरू
नहीं हुआ, इसीलिए फिर BRI जो है वो इनसे क्या है, वो ज्यादा बेहतर है। तो यहां आप ऐसे अपना एक एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है जी। और फाइनली जो हमारी हेडिंग है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जरा, क्या CPAC वाकई में गेम, अच्छा ये भी पॉइंट आप वहां पे डिफरेंस बता सकते हैं कि जो BRI है ये वाकई में गेम चेंजर है और जबकि ये गेम चेंजर नहीं है। अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाकई ये गेम चेंजर है भी पाकिस्तान के लिए कि नहीं है। तो देखिए, जितने ऊपर हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए, फेजेस, फिर उसके हमने एडवांटेजेस, मोटिव्स डिस्कस किए कि इसका पाकिस्तान को इकोनॉमिक एडवांटेजेस है, FDI आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई हमारे मुल्क के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, पावर शॉर्टेज के ऊपर कमी पाई गई है, ऐसा है ना। तो इसी तरह चीन के साथ हमारी इकोनॉमिक जो है वो टाइज और मजबूत होनी है, ऐसे। तो ये सारे जो ऊपर हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो इन सब को इकट्ठा करेंगे, आप बताएंगे कि यस, ये जो CPAC है ये पाकिस्तान के लिए वाकई में गेम चेंजर है। और उनके अंदर आर्गुमेंट कौन से पेश करेंगे, वही आर्गुमेंट जो हम लोग पीछे बताए हैं, एडवांटेजेस में बताए हैं, मोटिव्स के अंदर बताए हैं। इज इट क्लियर? तो ये था आपके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है जी, इससे रेलिवेंट जो मटेरियल है वो भी हम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देंगे, तो आप उन मटेरियल्स को पढ़ के इन्हीं हेडिंग्स के अंदर मजीद पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हमने ये जो फ्री लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमारे इस नंबर से रब्ता करके हमसे वो ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।